Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to discuss your 11th chapter of class 12 history book, that is Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. So this video is one short explanation video of this chapter in which we are going to discuss this chapter in a very easy and short way. But if you want the detailed explanation video of this chapter, then please check out my description box. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक मिल जाएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री बुक के दूसरे चैप्टर्स के भी ऐसे ही वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है या फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, देन सारी वीडियोस का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट. सो इस चैप्टर में हम लोग महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे और इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो इस चैप्टर में खासकर महात्मा गांधी जी के ऊपर फोकस किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो रोल था, सो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी सारे मूवमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि खासकर महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लीड किया गया था. सो इस चैप्टर में हम लोग इंडिया को किस तरीके से इंडिपेंडेंस मिला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, एंड महात्मा गांधी जी का क्या योगदान था हमारे इंडिया को फ्री करने में, सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ अब हम लोग चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अ लीडर अनाउंस हिमसेल्फ. सो इस टॉपिक में हमें सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में बता रखा है जब वो साउथ अफ्रीका में थे. सो महात्मा गांधी जी का फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी. सो प्रोफेशन से महात्मा गांधी जी एक लॉयर थे. सो 1888 में महात्मा गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं अपने लॉ की पढ़ाई करने के लिए, एंड 1893 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं अपने एक केस के पर्पज से. सो जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, सो साउथ अफ्रीका में वो एपेटाइट को फेस करते हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका में वो ये देखते हैं कि वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है, एंड ब्लैक पीपल के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत ट्रीटमेंट किया जाता है. सो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में लगभग 20 साल बिताते हैं, एंड वहाँ पे वो ओपनली एपेटाइट को अपोज कर रहे थे, एंड साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ जो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, सो उसके अगेंस्ट में गांधी जी फाइट करते हैं एंड उन सारे ब्लैक पीपल को लिबरेट करते हैं, आज़ाद करते हैं. सो महात्मा गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आते हैं. सो साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो अपना 20 ईयर्स बिताया था, और उस 20 ईयर्स में उन्होंने जिस तरीके से ब्लैक पीपल के लिए फाइट किया था, वाइट पीपल के अगेंस्ट में जिस तरीके से उन्होंने अपार्थाइड को अपोज किया था, सो इन सारी चीज़ों की वजह से महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका में ही महात्मा कहा जाने लगा. साथ ही साथ साउथ अफ्रीका ही वो पहला जगह था जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने अपना जो नॉन वायलेंट रेबेलियन का मेथड था उसको यूज़ किया था, दैट इज सत्याग्रह. सत्याग्रह यानी कि अगर आप सत्य के राह पे चलोगे, अगर आप नॉन वायलेंस के राह पे चलोगे, सो एट द एंड जीत आपकी ही होगी. सो ये जो एक टेक्निक था, ये जो एक मेथड था गांधी जी का कि हमें हिंसा नहीं करना है, हमें बिना किसी वायलेंस के फाइट करना है, सो इस तरीके को भी फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने यूज़ किया था. सो इन सारी चीज़ों की वजह से गांधी जी साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, एंड वहीं से उनका जो पॉलिटिकल करियर था उसकी शुरुआत होती है. ना नेक्स्ट हमें इंडिया में उस टाइम पीरियड के दौरान जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसके बारे में बता रखा है. सो 1905 से लेकर 1907 के बीच में इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था. सो इस मूवमेंट के दौरान 3 लीडर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे. सो पहला है लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से बिलोंग करते थे, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे, एंड तीसरा है बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे. सो इन तीनों ही लीडर्स को एक साथ लाल बाल एंड पाल कहा जाता था. सो इन तीनों ही लीडर्स ने रिकमेंड किया कि अगर हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करना है, सो हमें वॉयलेंस के रास्ते को चूज करना चाहिए, यानी कि फाइटिंग करके ही, वॉयलेंस करके ही हम लोग ब्रिटिशर्स से जीत पाएंगे. सो महात्मा गांधी जी नॉन वॉयलेंस के पाथ को फॉलो करते थे, बट ये सारे जो लीडर्स थे जिनको खासकर एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहा जाता था, सो ये लोग वॉयलेंस के पाथ को फॉलो करते थे. नेक्स्ट हमें गांधी जी के अराइवल के बारे में बता रखा है. सो फाइनली 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं. सो उसके बाद महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल मेंटर थे, यानी कि उनके एक जो एडवाइज़र थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, सो उन्होंने ही महात्मा गांधी जी को ये एडवाइस दिया था कि एटलीस्ट 1 साल आप पूरे ही ब्रिटिश इंडिया में ट्रेवल करो.
ब्रिटिश इंडिया में अभी जो सिचुएशन है, ब्रिटिश इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, सो उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एटलीस्ट आप 1 साल पूरे ही ब्रिटिश इंडिया में ट्रेवल करो। सो उनके एडवाइस को महात्मा गांधी जी फॉलो करते हैं और 1 साल तक वो पूरे ही ब्रिटिश इंडिया में ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग के बारे में बता रखा है। सो फरवरी 1916 में महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया जाता है एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो इस ओपनिंग सेरेमनी में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक स्पीच भी दिया जाता है एंड उस स्पीच में महात्मा गांधी जी खासकर इंडिया में रहने वाले जो पुअर पीपल है, सो उसकी तरफ ध्यान देते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर हमें इंडिया को फ्री बनाना है, सो वो बिना पुअर पीपल एंड फार्मर्स के पॉसिबल नहीं है। अगर इंडिया में रहने वाले पुअर पीपल एंड जो फार्मर्स है वो हमारे साथ यूनाइट हो जाएंगे और हम लोग साथ में मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करेंगे, सो तभी इंडिया को फ्रीडम मिल सकता है। सो महात्मा गांधी जी ने अपने स्पीच में हमारी कंट्री में रहने वाले कॉमन पीपल यानी कि पुअर पीपल एंड फार्मर्स की तरफ फोकस किया। सो विद दिस हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन। सो इस टॉपिक में हम लोग काफ़ी सारे मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था। सो सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह। सो चंपारण बिहार में है एंड 1917 में हमें चंपारण सत्याग्रह देखने को मिलता है। सो महात्मा गांधी जी ने अपना 1917 का जो टाइम पीरियड था, सो ज़्यादातर टाइम पीरियड उन्होंने चंपारण में ही बिताया था। सो चंपारण में बेसिकली रहने वाले जो पीजन्स थे वो लोग काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। सो चंपारण में पीजन्स को टेन्योर का सिक्योरिटी नहीं था और साथ ही साथ उनके पास ये चॉइस भी नहीं था कि वो अपनी मर्जी से अपने फील्ड में क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सके। सो महात्मा गांधी जी इन सारे पीजन्स को सपोर्ट करते हैं एंड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं जिसमें ये डिमांड किया जाता है कि पीजन्स को अपने टेन्योर का सिक्योरिटी मिलना चाहिए, अपने लैंड का सिक्योरिटी मिलना चाहिए और साथ ही साथ पीजन्स को ये फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो अपने चॉइस के क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सके। नेक्स्ट हमें अहमदाबाद टेक्सटाइल मील लेबर डिस्प्यूट के बारे में बता रखा है जो कि 1918 में हुआ था। सो महात्मा गांधी जी अहमदाबाद में जो लेबर डिस्प्यूट हो रहा था, सो उसमें भी इंटरफियर करते हैं, उन सारे लेबर को भी सपोर्ट करते हैं एंड ब्रिटिशर्स से डिमांड करते हैं कि टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के लिए बेटर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। एंड फिर उसी साल यानी कि 1918 में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा खेदा सत्याग्रह को भी लॉन्च किया जाता है। सो खेदा प्रेजेंट डे गुजरात में है। सो खेदा में रहने वाले जो पीजन्स थे, सो उनके द्वारा डिमांड किया जा रहा था कि उस साल उनका जो हार्वेस्ट था वो फेल हो चुका था। सो इसी वजह से ब्रिटिश ऑफिसर्स से ये डिमांड किया जा रहा था कि उस साल का उनका जो टैक्स है, सो उसमें उन्हें छूट मिल जाए। सो गांधी जी उन सारे पीजन्स को भी सपोर्ट करते हैं एंड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में गांधी जी के द्वारा खेदा सत्याग्रह को लॉन्च किया जाता है। सो ये शुरुआत के 3 मूवमेंट थे जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड किया जा रहा था। ना नेक्स्ट हमें रोलेट सत्याग्रह के बारे में बता रखा है। सो वो जो टाइम पीरियड था 1914 से लेकर 1918, सो उस टाइम पीरियड के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। सो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में जो प्रेस था उसके ऊपर सेंसरशिप लगाया गया था, यानी कि जो इंडियन प्रेस है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी छाप नहीं सकता है। और साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये भी परमिशन दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को आप जेल में डाल सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी ट्रायल, यानी कि बिना किसी सुनवाई की। सो इन सारे मेजर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में इम्पोज किया गया था। बट जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है, बट उसके बाद भी इन सारे मेजर्स को इंडिया से हटाया नहीं जाता है। सो बेसिकली उस टाइम पीरियड के दौरान एक कमिटी को स्टेबलाइज किया गया था जिसके चेयरमैन थे सर सिडनी रॉलेट। सो इस कमिटी के रिकमेंडेशन से ये जो इंडिया में टफ मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, सो इसको कंटिन्यू किया गया रॉलेट एक्ट के नाम से। सो इसके रिस्पॉन्स में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक कंट्री वाइड कैंपेन को लॉन्च किया गया, एक मूवमेंट को लॉन्च किया गया अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। सो मार्च एंड अप्रैल के महीने में इन 1919 हमें रोलेट सत्याग्रह देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें जालियनवाला बाग मैसेकर के बारे में बता रखा है जो कि अप्रैल 1919 में होता है। सो एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर थे, यानी कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था जनरल डायर। सो उन्होंने अपने ट्रूप्स को ये ऑर्डर दिया था कि अमृतसर में जो जालियनवाला बाग है, सो वहाँ पे जो नेशनलिस्ट मीटिंग हो रहा है, सो उसके ऊपर ओपन फायर किया जाए। सो बेसिकली वो जो दिन था वो बैसाखी का दिन था। सो काफ़ी सारे ऐसे कॉमन पीपल भी थे जो कि जालियनवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। बट जनरल डायर के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो उस बाग में, हर एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग किया जाए। सो इस फायरिंग की वजह से लगभग 400 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है एंड इसी इंसिडेंट को जालियनवाला बाग मैसेकर कहा जाता है। नेक्स्ट हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बता रखा है जो कि 1920 से लेकर 1922 के दौरान होता है। सो गांधी जी के द्वारा एक कैंपेन को लॉन्च किया जाता है, दैट इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद द ब्रिटिश रूल।
सो खासकर ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये जालियन बाग मैसेकर के रिस्पॉन्स में ही था। सो गांधी जी ये कहते हैं सारे इंडियन से कि अब हमें ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना है। अगर हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, देन ब्रिटिशर्स ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारी कंट्री के ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे। सो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि वो सारे इंडियन जो ये चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़ के चले जाए, जो ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ये जो कॉलोनियल रूल है ये खत्म हो जाए, सो सारे इंडियन से ये कहा गया कि अगर कोई भी स्टूडेंट है सो वो गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस जाना बंद कर दे। अगर कोई भी लॉयर है देन वो गवर्नमेंट लॉ कोर्ट्स को अटेंड करना बंद कर दे, और कॉमन पीपल गवर्नमेंट को टैक्स पे करना बंद कर दे। सो इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी जी के द्वारा कैरिड आउट किया जाता है। नेक्स्ट हमें खिलाफत मूवमेंट के बारे में बता रखा है, जो कि 1919 से 1920 के बीच में होता है। सो महात्मा गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और ज़्यादा स्प्रेड करना चाहते थे। सो इसी वजह से महात्मा गांधी जी के द्वारा खिलाफत मूवमेंट को भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऐड किया गया, ताकि हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल दोनों ही यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करें। सो खिलाफत मूवमेंट इंडियन मुस्लिम्स का एक मूवमेंट था, जो कि मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनको अली ब्रदर्स भी कहा जाता है, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था टू रीस्टोर द कैलिफेट। सो इन सारी मूवमेंट्स को अगर आपको और भी अच्छी तरीके से समझना है, देन प्लीज वॉच द डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने इन सारी मूवमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है ना। नेक्स्ट हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बता रखा है। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल वे में समझते हैं कि इस मूवमेंट के दौरान इंडिया में क्या कुछ हो रहा था। सो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। सो उस दौरान महात्मा गांधी जी ने सारे इंडियन से ये अपील किया था कि हमें ब्रिटिशर्स के गुड एंड सर्विसेज को यूज़ नहीं करना है। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लगभग सारे इंडियंस पार्टिसिपेट करते हैं। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाना बंद कर देते हैं। जो लॉयर्स थे सो वो गवर्नमेंट कोर्ट्स को अटेंड करना बंद कर देते हैं। वर्किंग क्लास में रहने वाले जो लोग थे सो वो लोग काफ़ी सारे टाउन्स एंड सिटीज़ में स्ट्राइक कर रहे थे, यानी कि हड़ताल कर रहे थे। नॉर्थन आंध्रा में रहने वाले जो हिल ट्राइबल पीपल थे सो उनके द्वारा फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया गया, उसको तोड़ा गया। अवध में रहने वाले जो फार्मर्स थे उनके द्वारा टैक्स पे नहीं किया गया। एंड कुमान में रहने वाले जो पीजेंट्स थे सो रिफ्यूज कर देते कि हम लोग कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लोड्स को कैरी नहीं करेंगे। सो इस तरीके से इंडिया में हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखने को मिला। सारे ही जो इंडियन पीपल थे सो जिस तरीके से भी हो सके वो लोग ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे थे ना। नेक्स्ट हमें चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में बता रखा है। सो आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मार्च नहीं फरवरी होगा। सो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सो प्लीज़ आप यहाँ पे फरवरी लिख लीजिएगा। सो फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। सो चौरी चौरा जो कि यूनाइटेड प्रोविंस में है, सो फरवरी 1922 में एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स के द्वारा चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया जाता है। सो उस पुलिस स्टेशन में काफ़ी सारे पुलिसमैन थे जो कि उस आग में जल जाते हैं। सो इस वॉयलेंस को देखने के बाद महात्मा गांधी जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। महात्मा गांधी जी इस वॉयलेंस को अपोज करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है, यानी कि इसको रोक दिया जाता है। सो इस वजह से काफ़ी सारे लीडर्स के द्वारा महात्मा गांधी जी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बट महात्मा गांधी जी अपने उसूलों के बहुत ही ज़्यादा पक्के थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये कहा गया था कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट तो करना है, बट नॉन वॉयलेंट तरीके से, बिना किसी वॉयलेंस के, बिना किसी हिंसा के ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि गांधी जी को एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लीडर माना जाता था। गांधी जी को पीपल्स लीडर के रूप में रिकग्नाइज किया जाता था। गांधी जी को कॉमन पीपल का लीडर माना जाता था। सो इसके क्या रीज़न है? सो पहला रीज़न है उनका ड्रेसिंग स्टाइल। सो महात्मा गांधी जी सिंपली एक धोती पहनते थे। सो उनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अगर हम लोग महात्मा गांधी जी के लैंग्वेज की बात करें, सो जो लैंग्वेज कॉमन पीपल बोला करते थे सो वही लैंग्वेज महात्मा गांधी जी भी बोला करते थे। महात्मा गांधी जी कॉमन पीपल से इंग्लिश लैंग्वेज में बात नहीं करते थे, बल्कि कॉमन लैंग्वेज में ही बात किया करते थे। एंड अगर हम लोग महात्मा गांधी जी की लाइफ की बात करें, सो महात्मा गांधी जी एक कॉमन मैन की तरह ही अपने लाइफ को बिताते थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा चरखा में वर्क किया जाता था। एंड महात्मा गांधी जी का जो अपीयरेंस है सो उसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जी एक सन्यासी का लाइफ जी रहे हैं, एक वैराग्य का लाइफ जी रहे हैं। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के मेरिकुलस पावर से रिलेटेड उस टाइम पीरियड के दौरान काफ़ी सारे र्यूमर्स, यानी कि काफ़ी सारी अफवाहें भी स्प्रेड हो रहा था ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि महात्मा गांधी जी ना सिर्फ एक लीडर थे, बल्कि वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। सो महात्मा गांधी जी फरवरी 1924 में जेल से रिलीज होते हैं। सो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। सो 1924 में उनको जेल से रिलीज कर दिया जाता है। सो जेल से रिलीज होने के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ सोशल वर्क को किया जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी जी
होम स्पन क्लोथ यानी कि खादी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ इंडिया में कुछ जो इविल प्रैक्टिसेस थे जैसे कि अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, सो इसको एबॉलिश करते हैं। एंड महात्मा गांधी जी हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में यूनिटी को भी प्रमोट करते हैं। ना नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, द सॉल्ट सत्याग्रह। सो सबसे पहले इस टॉपिक में हमें साइमन कमीशन के बारे में बता रखा है। सो 1928 में ऑल वाइट साइमन कमीशन की अपोजिशन में इंडिया में ऑल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया जाता है। सो साइमन कमीशन बेसिकली एक कमीशन था जिसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। सो साइमन कमीशन को इंग्लैंड से भेजा गया था इंडिया में ताकि इंडिया में जो कंडीशन है उसकी इंक्वायरी कर सके। बट साइमन कमीशन का प्रॉब्लम ये था कि साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे सो सारे ही वाइट मेंबर्स थे, एक भी इंडियन मेंबर इस कमीशन में इंक्लूडेड नहीं थे। सो इसी वजह से इंडियंस के द्वारा इस कमीशन को अपोज किया जाता है ना। नेक्स्ट हमें बरदौली में जो सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में बता रखा है। सो सेम ईयर यानी कि 1928 में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा बरदौली में भी एक पीजन सत्याग्रह को कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट हमें 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था उसके बारे में बता रखा है। सो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के द्वारा लाहौर सिटी में अपने एनुअल सेशन को हेल्ड किया गया था। सो ये जो सेशन था ये दो रीजन की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो पहला है कि इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसी सेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का भी अनाउंसमेंट किया गया था, प्रोक्लेमेशन किया गया था। इसी सेशन में ये डिसाइड किया गया था कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। सो 26 जनवरी 1930 में फर्स्ट टाइम इंडिया में इंडिपेंडेंस डे को ऑब्जर्व किया गया, यानी कि इंडियंस के द्वारा इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट हमें दांडी या फिर सॉल्ट मार्च के बारे में बता रखा है जो कि 1930 में हुआ था। सो महात्मा गांधी जी के द्वारा पहले से ही उस टाइम पीरियड में इंडिया में जो वाइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, सो महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को पहले ही एडवांस में नोटिस दे दिया था कि मेरे द्वारा एक सॉल्ट मार्च को किया जाएगा जिसके थ्रू मैं सॉल्ट लॉ को ब्रेक करूंगा। सो 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी साबरमती में जो उनका आश्रम था सो वहाँ से पैदल चलना स्टार्ट करते हैं ओशियन की तरफ। एंड फाइनली 6 अप्रैल में वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। सो जब वो ओशियन पहुंचते हैं सो तब उनके द्वारा एक मुट्ठी सॉल्ट को बनाया जाता है एंड उसी के साथ महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। सो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के बाद महात्मा गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है ना। नेक्स्ट हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बता रखा है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लंदन में एक सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को हेल्ड किया गया था। सो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो नवंबर 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। सो इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो एक फेलियर था बिना किसी कांग्रेस मेंबर की। नेक्स्ट हमें गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बता रखा है। सो महात्मा गांधी जी को जनवरी 1931 में जेल से रिलीज कर दिया जाता है। सो सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के दौरान उनको जेल में डाला गया था एंड 1931 में उनको जेल से रिलीज कर दिया जाता है। सो जेल से रिलीज होने के बाद उस टाइम पीरियड के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के साथ महात्मा गांधी जी काफी सारे मीटिंग्स करते हैं एंड उन सारे मीटिंग्स के नतीजे में ही हमको गांधी इरविन पैक्ट देखने को मिलता है, यानी कि महात्मा गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन आपस में कुछ एग्रीमेंट्स को साइन करते हैं एंड उन सारे एग्रीमेंट में कुछ टर्म एंड कंडीशन रखा गया था, जैसे कि महात्मा गांधी जी अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेंगे, यानी कि उसको खत्म कर देंगे। बट इसके बदले में जितने भी प्रिजनर्स है, यानी कि दांडी मार्च के दौरान जितने भी इंडियन पीपल को जेल में डाला गया था, सो उन सारे प्रिजनर्स को रिलीज किया जाएगा एंड खासकर कोस्टल एरिया में रहने वाले जो इंडियन पीपल है सो वो लोग अपने कंजप्शन के लिए खुद सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो ये हमें गांधी इरविन पैक्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बता रखा है। सो लंदन में ही दिसंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो इस कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी मौजूद होते हैं एंड महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारा जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, सो वो पूरी कंट्री को ही रिप्रेजेंट करता है। बट उनके इस पॉइंट को 3 पार्टीज के द्वारा अपोज किया जाता है। सो पहला है मुस्लिम लीग। सो मुस्लिम लीग के द्वारा ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम लीग पार्टी है वही इंडिया के मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है, ना कि कांग्रेस पार्टी। प्रिंसेस के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे एरिया में कांग्रेस का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी दलित पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करता है ना। नेक्स्ट हमें थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बता रखा है जो कि 1932 में होता है। सो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो ये जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, सो इसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास किया जाता है
एंड इसी एक्ट के अकॉर्डिंग 1937 में इंडिया में इलेक्शन को करवाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, यानी कि सारे लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है बल्कि कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट मिलता है। सो इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को विक्ट्री मिलती है, जीत मिलती है। सो टोटल उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया में 11 प्रोविंसेस थे, यानी कि स्टेट थे। सो 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में हमें कांग्रेस के ही प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, जो कि ब्रिटिश गवर्नर के सुपरविजन के अंडर में वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमें क्रिप्स मिशन के बारे में बता रखा है। सो 1942 में विंस्टन चर्चिल के द्वारा सर स्टफर्ड क्रिप्स को इंडिया में भेजा जाता है ताकि सर स्टफर्ड क्रिप्स महात्मा गांधी जी को परसुएट कर सके, मना सके कि महात्मा गांधी जी एंड इंडियन पीपल ब्रिटिशर्स को हेल्प करे इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में होता है। सो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिशर्स इंडियंस का सपोर्ट चाहते थे, बट गांधी जी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। गांधी जी का डिमांड था कि अगर हमें इंडिपेंडेंस दिया जाएगा सो तभी हम लोग ब्रिटिशर्स को सेकेंड वर्ल्ड वार में सपोर्ट करेंगे। सो इसी वजह से विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्रिप्स को भेजा जाता है एंड इसी को क्रिप्स मिशन कहा जाता है। सो जब सर स्टफर्ड क्रिप्स इंडिया आते हैं एंड वो महात्मा गांधी जी से एंड कांग्रेस के दूसरे लीडर्स से बातचीत करते हैं, सो कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा ये कहा गया कि हम लोग तभी ब्रिटिशर्स को सेकेंड वर्ल्ड वार में हेल्प करेंगे जब इंडिया में जो वाइसरॉय है सो वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन पीपल को डिफेंस मेंबर के रूप में अपॉइंट करेंगे एंड जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होगा हमें इंडिपेंडेंस दिया जाएगा। सो कांग्रेस के द्वारा ये 2 डिमांड रखा जाता है, बट सर स्टफर्ड क्रिप्स इन सारे डिमांड को फुलफिल नहीं करते हैं। सो ये जो मिशन था क्रिप्स मिशन, ये फेल हो जाता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, क्विट इंडिया। सो इस टॉपिक में हमें क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बता रखा है। सो अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है, दैट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो इस मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है, बट महात्मा गांधी जी ने पहले ही सारे जो इंडियन पीपल थे उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिया था कि किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट को हमें स्प्रेड करना है। सो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ना सिर्फ महात्मा गांधी जी को बल्कि दूसरे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सो उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। सो क्विट इंडिया मूवमेंट में खासकर इंडिया में जो यंगर एक्टिविस्ट थे सो उनके द्वारा ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है, उनके द्वारा ही क्विट इंडिया मूवमेंट को कैरिड आउट किया जाता है। सो वो लोग हर एक जगह स्ट्राइक्स कर रहे थे एंड गवर्नमेंट का जो भी प्रॉपर्टी है जैसे कि रेलवे लाइंस, ब्रिजेस, सो उन सारी चीज़ों को डैमेज किया जा रहा था प्रोटेस्ट को शो करने के लिए। नेक्स्ट हमें वेबल प्लान के बारे में बता रखा है। सो 1945 में इंडिया में जो वाइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड वेबल, सो उनके द्वारा फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट कर देंगे। सो 1946 में इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन को हेल्ड किया जाता है टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। सो इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलता है इन द जनरल कैटेगरी एंड इंडिया में जितने भी सीट्स थे जो कि मुस्लिम्स के लिए रिजर्व करके रखे गए थे सो उन सारे सीट्स को मुस्लिम लीग के मेंबर्स जीत जाते हैं। नेक्स्ट हमें कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में बता रखा है ऑफ 1946। सो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये फेल हो जाता है कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स को एंड मुस्लिम लीग के मेंबर्स को मनाने के लिए कि इंडिया को हम लोग एक फेडरल गवर्नमेंट बना देते हैं, इंडिया में हम लोग एक फेडरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू इंडिया एक साथ ही रहेगा, इंडिया यूनाइटेड ही रहेगा एंड कुछ जो प्रोविंसेस है उनको हम लोग थोड़ा ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर देंगे। सो बेसिकली मुस्लिम लीग के द्वारा बार बार पाकिस्तान का डिमांड किया जा रहा था। सो इसी वजह से कैबिनेट मिशन प्लान को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि इंडिया में हम लोग फेडरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा और स्टेट गवर्नमेंट भी होगा एंड जितने भी प्रोविंसेस है खासकर जितने भी मुस्लिम प्रोविंसेस होंगे सो उसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर देंगे, ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर देंगे। सो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स भी खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको एक यूनाइटेड इंडिया चाहिए था एंड मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी खुश हो जाएंगे क्योंकि उनके प्रोविंस में उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जाएगा। बट ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये भी फेल हो जाता है। मुस्लिम लीग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अपने पाकिस्तान का जो डिमांड था उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमें डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में बता रखा है। सो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे को कॉल किया जाता है जिसमें वो पाकिस्तान की डिमांड को प्रेस करते हैं। सो 16 अगस्त 1946 में कलकत्ता में हमें एक ब्लडी रायट देखने को मिलता है बिटवीन द हिंदू पीपल एंड द मुस्लिम पीपल। सो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर हमें अच्छी तरीके से पाकिस्तान नहीं मिलेगा सो हम लोग वायलेंस के थ्रू पाकिस्तान को ले लेंगे। नेक्स्ट हमें माउंट बेटन प्लान के बारे में बता रखा है ऑफ 1947। सो फरवरी 1947 में इंडिया में एक न्यू वाइसरॉय बनते हैं दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। सो वेबल को लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लेस कर देते हैं एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया।
सो अगेन माउंटबेटन के द्वारा लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स को किया जाता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, बट ये भी फेल हो जाता है. सो फाइनली माउंटबेटन के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है कि ब्रिटिश इंडिया को हम लोग फ्री कर रहे हैं, बट साथ ही साथ ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन भी होगा, ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन भी होगा इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड 15 अगस्त के डेट को फिक्स किया गया फॉर द फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर. सो 15 अगस्त 1947 में फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है, बट इंडिपेंडेंस के साथ साथ कंट्री का पार्टीशन भी हो जाता है. ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 5, द लास्ट हीरोइक डेज. सो इसमें हमें महात्मा गांधी जी के लास्ट के डेज के बारे में बता रखा है. सो 15 अगस्त 1947 में जब दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा था, सो उस सेलिब्रेशन में महात्मा गांधी जी प्रेजेंट नहीं थे. सो महात्मा गांधी जी बेसिकली कलकत्ता में थे एंड कलकत्ता में उनके द्वारा 24 आवर का फास्टिंग रखा गया था, क्योंकि कलकत्ता में बहुत ही ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा था बिटवीन द हिंदू पीपल एंड द मुस्लिम पीपल. सो इन्हीं सारे वायलेंस को रोकने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा 24 आवर्स का फास्टिंग रखा गया था. सो महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि चाहे पाकिस्तान में कैसा भी सिचुएशन हो, इंडिया को हमें एक डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट बनाना है, यानी कि इंडिया में कोई भी जो पर्टिकुलर रिलीजन है वो डोमिनेंट नहीं होगा, बल्कि इंडिया में हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा, चाहे वो मुस्लिम रिलीजन के लोग ही क्यों ना हो. नेक्स्ट हमें महात्मा गांधी जी के डेथ के बारे में बता रखा है. सो 30 जनवरी के इवनिंग में जब महात्मा गांधी जी अपने डेली प्रेयर मीटिंग को कर रहे थे, सो उसी दौरान एक यंग मैन के द्वारा जिनका नाम था नथुराम गोडसे, सो उनके द्वारा महात्मा गांधी जी के ऊपर एक गोली चलाया जाता है और महात्मा गांधी जी की वहीं पे डेथ हो जाती है. सो इसी के साथ महात्मा गांधी जी का ये जो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल था इसका एंड हो जाता है. एंड नाउ इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है नोइंग गांधी. सो इस टॉपिक में हमें कुछ सोर्सेज के बारे में बता रखा है जिसके थ्रू हमें गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. सो पहला सोर्स है पब्लिक वॉइसेस जैसे कि स्पीचेस. सो जब महात्मा गांधी जी जीवित थे, सो नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा जितने भी स्पीचेस को दिए गए थे, जितने भी भाषण दिए गए थे, सो उन सारी चीज़ों से हमें उनके पर्सनैलिटी के बारे में पता लगता है. दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है प्राइवेट स्क्रिप्ट, यानी कि महात्मा गांधी जी दूसरे लीडर्स को जो भी लेटर्स वगैरह लिखते थे, जो भी पत्र लिखते थे, सो उन सारे लेटर्स को पढ़ के भी हमें उनके पर्सनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑटोबायोग्राफीज. सो महात्मा गांधी जी के द्वारा खुद अपने लाइफ के ऊपर जो कुछ भी लिखा जाता था, सो उन सारे ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ के भी हमें उनके लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. फोर्थ इंपॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और पुलिस रिपोर्ट. सो जैसे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी काफ़ी बार जेल में गए थे, सो उस दौरान गवर्नमेंट के द्वारा या फिर पुलिसमैन के द्वारा गांधी जी का जो भी रिपोर्ट वगैरह रेडी किया गया था, सो उसके थ्रू भी हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट सोर्स है न्यूज़पेपर रिपोर्ट. सो महात्मा गांधी जी के बारे में न्यूज़पेपर में भी कई बार छापा गया था, सो उन सारे न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद भी हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. सो विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको इस चैप्टर का वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा. सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन प्लीज चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं. सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.